हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कल आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था वीडियो में, तो आज उसी की उसके क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रही हूँ मैं। और मैं आज आपको करा रही हूँ यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कल मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे, आपको मुझे उम्मीद आगे होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था निम्न में से कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस क्या क्या हैं, और इसमें 4 ऑप्शन थे। तो मैं पहले एक क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। तो जो 4 ऑप्शन थे उसमें से आपको बताना था कि कौन से ऑप्शन में पेरिफेरल डिवाइस है। तो इससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में जुड़ करके उसकी जो क्षमताएं होती हैं उसको इन्हेंस करती है, मतलब उसको बढ़ाती हैं, तो वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर का है वो कोर पार्ट नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर का कोर पार्ट में वो आता है ना, सीपीयू, ये सारी चीज़ें, तो ये कोर पार्ट नहीं होती हैं, ये हमें एडिशनल जोड़नी पड़ती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो स्पीकर अगर आप कंप्यूटर में जोड़ते हैं तो वो क्या करता है, कंप्यूटर की आवाज़ को बढ़ा देता है। तो स्पीकर इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा माउस भी क्या करता है, आप आसानी से क्लिक कर लेते हैं जो भी चीज़ आपको चाहिए, मतलब आपको सुविधाएँ मिलती हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं, जो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाते हैं, क्षमता को बढ़ाती हैं, और ये कंप्यूटर का कोर पार्ट नहीं होती है। मतलब कंप्यूटर, इनके बिना कंप्यूटर चल सकता है, और ये इनपुट भी हो सकती हैं और आउटपुट डिवाइस भी हो सकती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जांपल जैसे माउस, प्रिंटर और स्पीकर, प्लॉटर और इसी के अंदर आएगा कीबोर्ड भी हमारी हेल्प करता है ना। ये भी क्या है, एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ये भी हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर को चलाने में, मतलब बिना इसके भी कंप्यूटर चल सकता है। तो ऐसी सारी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने करा लिए हैं, इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ देना, अगर आपको कोई और एग्जांपल मिलते हैं तो आप इसमें ऐड करते रहना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ईजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो था निम्न में से कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। और इसके ऑप्शन थे रैम, रोम, कैश मेमोरी, ऐसे बहुत टाइप के। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, यानी जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके 4 ऑप्शन थे, एक था रैम, रोम, और ऐसे ही तीसरा चौथा भी ऑप्शन था। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर था वो था रोम, यानी रोम जो है वो सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेमोरी समझा देती हूँ कि क्या होता है, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। तो मेमोरी क्या होती है समझते हैं। तो मेमोरी ना 2 टाइप की होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, और उसको बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। तो अब जो प्राथमिक मेमोरी है ना, जब आप बाजार से फ़ोन खरीदते हो तो फ़ोन में जो भी चीज़ आपको ऑलरेडी मिली हुई है वो प्राथमिक मेमोरी है। जैसे आप क्या बोलते हो, कितने जीबी का रैम है, कितने जीबी का रोम है, ये सब चीज़ें बोलते हो ना, तो ये आपको ऑलरेडी वहीं से मिली हुई हैं, तो ये प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, तो रोम, रैम और इसके साथ कैच मेमोरी, ये सारी प्राथमिक मेमोरी हैं। यहाँ लिख देती हूँ। तो जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ अपने फ़ोन में देखते हैं, कोई अगर गेम खेल रहे हैं या फिर मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से, तो सबसे पहले आपका रैम में ही ये चीज़ें आएंगी, और रैम में आने के बाद ये चीज़ें फिर चलेंगी। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ डाउनलोड करी है तो वो तो रोम में चली जाएगी, बट डाउनलोड करने के बाद आप जैसे उसको ओपन करोगे तो वो जहाँ पे चलेंगी वो चीज़ें वो रैम पे ही चलेंगी। तभी तो जो ऐसे जो गेम्स नहीं होते,
उनके लिए ज़्यादा रैम का फ़ोन चाहिए होता है ताकि हैंग ना हो जाए। किसी गेम्स के लिए 5 GB 4 GB ऐसे का चाहिए होता है, क्योंकि वो चीज़ें रैम पे ही आगे चलती हैं। तो रैम होना बहुत ज़रूरी है फ़ोन पे, बिना उसके आपकी कोई चीज़ नहीं चलेगी। और तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि ये क्या करता है, प्लेटफॉर्म देता है किसी भी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, या फिर किसी वीडियो को चलने के लिए, या फिर किसी फाइल को चलने के लिए, ठीक है। और सेकंड ये होती है ये होती है वॉलेटाइल, ठीक है। ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, अगर आपकी पावर कट हो जाती है या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो वो स्विच ऑन होने के बाद भी ऐसे ही रहता है क्या? मतलब फिर तो आप नई से हर चीज़ ऑन करते हैं ना। तो जो ये वाली मेमोरी होती है ना, रैम की मेमोरी, ये पावर जब कट हो जाती है, पावर सप्लाई, उसके बाद नहीं चलती है, फिर आपको फिर से इसको देखना पड़ेगा। तो ये वॉलेटाइल होती है, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, अस्थायी मेमोरी इसको कहते हैं। तो ये वॉलेटाइल नेचर की है। ये भी आ जाता है एग्जाम में कि इसमें से कौन सी वॉलेटाइल है, कौन सी क्या है करके। जो रैम होता है वो आपकी जो करंट टाइम पे आप जो भी ऐप या कोई भी फाइल देख रहे हैं तो वो रैम पे ही चलती है, ठीक है। तो इसको करंट टाइम मेमोरी भी बोलते हैं रैम को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं करंट टाइम मेमोरी, ठीक है। अब रैम के भी फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब होता है डायनामिक रैम, ठीक है। अब इसके नाम से लग रहा है स्टैटिक रैम मतलब वो फिर भी ठीक होगी थोड़ी डी रैम से, क्योंकि डी तो डायनामिक है ना, उसको बार बार रिफ्रेश करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी डी रैम को, ठीक है। तो 2 टाइप के इसके पार्ट हैं, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, रैम के 2 पार्ट हैं, एक है एस रैम और सेकेंड है डी रैम। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डायनेमिक वाले को बार बार रिफ्रेश करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसकी जो याददाश्त होती है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जबकि जो एस रैम है ये फिर भी थोड़ी ठीक होती है डी रैम के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि जो मेमोरी सेव होती है ना वो डी रैम में करंट के रूप में सेव होती है, ठीक है, इसमें करंट के रूप में सेव होती है, जबकि एस रैम में वोल्टेज के रूप में सेव होती है, वोल्टेज के रूप में। तो ये एडिशनल नॉलेज थी। 2 पार्ट हैं इसके, एस रैम और डी रैम, ठीक है। तो रैम क्या होता है, जब तक आपकी कोई चीज़ आप देख रहे हो अपने फ़ोन में तो वो चीज़ रैम पे ही आके आपको दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो रैम ये चीज़ है। अब जो सेकंड है वो है रोम। रोम का मतलब है रीड एंड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इसको हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ भी हो गया तो स्विच ऑन होने के लिए तो एक ही बटन होगा। जैसे लैपटॉप भी अगर बंद हो जाता है तो जब खुलते हैं तो जिस बटन से आप स्विच ऑन करते हो वही बटन रहता है। मतलब हर बटन के अपने अपने काम है, मतलब वो कंपनी वालों ने ऑलरेडी उस पर डाल के रख दिया है कि ये वाले बटन को दबा के ये चीज़ होगी। मतलब सारी चीज़ें हैं उसमें, जितना भी चीज़ वो करनी है वो सब चीज़ें उसमें सेफ है। तो वो है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। और जो भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं ना वो उस पर जाके ही सेव होती है। जो भी डाटा आप डाउनलोड करते हैं ये सारी चीज़ें रोम में जाके स्टोर होती है। वैसे तो ये हार्ड डिस्क में स्टोर होती है अगर आप लैपटॉप की बात करो, बट फ़ोन में रोम में ये स्टोर होती है, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ आपने अगर डाउनलोड करी, कोई भी फाइल आपने डाउनलोड करी, तो उसके बाद अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जाता है तो बट स्विच ऑन होने के बाद आपको फाइल फिर से वहीं उसी लोकेशन पे आपको डाउनलोड हुई मिलेगी। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो गायब हो जाती है। तो जो रीड ओनली मेमोरी है ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। जैसे रैंडम तो वॉलेटाइल थी ना, अगर आपने 3-4 ऐप खोले हैं और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो सारे के सारे ऐप क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। अगर आप फिर से फ़ोन रिस्टार्ट करोगे तो वो ऐप आपको फिर से खोलने पड़ेंगे। तो रैम था। जबकि रीड में क्या है कि वो मतलब पहले से ही लिख के दे दिया कंपनी वालों ने कि इस चीज़ से ये चीज़ होगी, ठीक है। तो रैम का चीज़ होगी रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वॉलेटाइल होता है और ये स्टोर करने के काम आता है डाटा को। डाटा इसी में स्टोर होता है, मतलब रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है डाटा स्टोर। ये लिख देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के पार्ट थे ना, एस रैम और डी रैम, ऐसे ही ये ROM के भी पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ और फिर बताती हूँ अच्छे से।
तो रोम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। रोम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पी रोम और नेक्स्ट पार्ट होता है ई रोम और उसका अगला पार्ट होता है ई रोम, इसको ई स्क्वायर रोम भी बोलते हैं, ठीक है। जो पी रोम है इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब प्रोग्राम में ही ये ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। अगर मिक्सी सपोज चल रही है, अगर आपने उसको बता दिया कि 10 मिनट बाद बंद होना है, तो वो चीज़ फिक्स है ना, उसकी मिक्सी कैसे खुलेगी कैसे बंद होगी, ये ऑलरेडी वहाँ से फिट करके ही आया हुआ है कंपनी की तरफ से ही। तो वो क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। जो उसकी मेमोरी है ना ये सब करने की, कि मुझे इतने टाइम पे बंद हो जा रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें होती है। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके बाद दूसरा पार्ट आता है ई रोम। ई रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो चीज़ फिट करके आई है आप उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। बट इरेज करना इतना इजी नहीं है, इसको यूवी लाइट डालनी पड़ती है तब जाके ये चीज़ इरेज होती है, तो ये काफ़ी हार्ड है करना। तो इसके बाद जो अगली जनरेशन आई, मतलब हम दिन प्रतिदिन कुछ मतलब हमेशा हम ठीक करते गए, तो अभी जो हाल में है वो है इलेक्ट्रिकल। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल और इसका मतलब है इरेजेबल, इसका मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इरेज तो इसको भी कर पा रहे थे ना हम, लेकिन इसको यूवी रेज की मदद से इरेज कर रहे थे। यूवी रेज पता ही होगा आपको, तो यूवी रेज की मदद से इसको इरेज कर रहे थे। जबकि इसको इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प चाहिए। जैसे आप पेन ड्राइव है या अपने फ़ोन की कोई भी फाइल है, आजकल आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही डिलीट कर देते हैं ना अपने फ़ोन से। पहले फ़ोन को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें, फिर डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने रोम और रैम के बीच का डिफरेंस समझ लिया। अब जो प्राथमिक मेमोरी थी वो 3 टाइप की थी, तीसरी कैश मेमोरी भी थी, कैश मेमोरी। तो वो चीज़ क्या होती है, तो जो कैश मेमोरी होती है ना, मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी थी 3 टाइप की थी ना, एक तो रैम, ये पढ़ लिया है, दूसरी थी रोम, ये भी पढ़ लिया है, तीसरी थी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है ना, जब भी जैसे रैम क्या होता है, जब भी मैं कोई चीज़ खोलती हूँ तो सबसे ज़्यादा पहले वो रैम पे ही खुलती है, यानी सीपीयू सबसे पहले रैम के पास ही जाता है, वो खुलता है, तब जाके वो सारी चीज़ें उसमें अपलोड होती हैं, मतलब खुलती हैं, वो प्लेटफॉर्म देता है इसको खुलने के लिए। बट रैम से पहले भी अगर कोई चीज़ आती है तो होता है कैश मेमोरी, यानी सीपीयू रैम के पास जाने से पहले कैश के पास जाता है और कैश रैम से ज़्यादा स्पीड से अपनी मेमोरी देता है। मतलब ऐसे समझ लो कि कोई चीज़ आप लगातार गूगल में अगर सर्च कर रहे हैं, जिस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ कैश में ही चली जाती है। अगर आप उसका एक वर्ड भी टाइप करते हो ना, फिर वो पूरा लिखा हुआ जाता है, आपने ध्यान दिया होगा तो वो कैश मेमोरी पे ही जाता है। तो कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो इसमें जो उसके ऑप्शन थे ना, उसमें रैम भी था, कैश भी था, तो सबसे फास्ट मेमोरी कैश होती है। उसके बाद फास्ट होती है आपकी रैम, ठीक है, उसके बाद फिर रोम। और अगर एग्ज़ाम में कैश के साथ साथ अगर रजिस्टर भी आएगा ना आपका, तो रजिस्टर कैश से भी ज़्यादा फास्ट होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है थोड़ी देर बाद बताऊंगी मैं। तो ये आपका ये ट्रेंड, सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर रोम। तो जो रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। ये ऑलरेडी कंप्यूटर में फिट होता है, ठीक है। कंप्यूटर जैसे जैसे जो प्रोग्राम बनाती है ना कंपनीज, वो इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें फिट कर देती हैं रीड ओनली मेमोरी। आपको सिर्फ इसको रीड करना है, या कोई भी चीज़ आपको अगर डाउनलोड करके रखनी है तो वो इसमें रह सकती है। मतलब फ़ोन के केस में तो रोम पे ही रहती है, लैपटॉप के केस में आपको हार्ड डिस्क पे सेव हो जाती है। तो जो रोम है, रोम कौन कौन से प्रोग्राम चलाता है, तो 2 टाइप के प्रोग्राम चलाता है। एक तो BIOS है, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS क्या होता है ना, जब आप लैपटॉप खोलते हैं या जो फ़ोन खोलते हैं तो सबसे पहले BIOS ही ऑन होता है, मतलब सबसे पहले जो प्रोग्राम ऑन होता है वो यही होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर ये एक पोस्ट, इसके बारे में आपका होमवर्क रहेगा सर्च करने का,
POST, ये क्या चीज़ है, मतलब ये किससे जुड़ी है, मिल ही जाएगा आपको, इजी है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम ऑन होता है वो BIOS होता है। जो रोम में दूसरा प्रोग्राम होता है वो होता है CMOS, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये कौन सी मेमोरी होती है ना, देखो ये सारी चीज़ें मेमोरी हैं, ठीक है। ये कौन सी मेमोरी है, जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप अपना लैपटॉप 10 दिन बाद भी खोलेंगे तो उसमें टाइम 10 दिन बाद का ही दिखाएगा। मतलब अगर नहीं भी खोलेंगे ना फिर भी टाइम चलेगा, मतलब आज अगर 1 तारीख है तो 10 दिन बाद उसमें 10 तारीख दिखाएगी, ठीक है ना। तो ये कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बता रही है कि ये डेट इतना है, टाइम इतना है, बैक टू बैक, तो वो यही वाली मेमोरी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर वाली, ठीक है। तो ये रैम और रोम के बारे में होगी सारी बातें। और इसके बाद आती है कैश मेमोरी। तो कैश मैंने बता दिया, ये क्या कह सकते हैं एक तरीके से, ये होती है एक शॉर्टकट टाइप का, मतलब पहले ये अपने पे स्टोर करी रहती है जो चीज़ें हम बार बार सर्च करते हैं, तो पहले इसी से लेता है CPU। तो सबसे फास्ट मेमोरी कैश होती है। अब जब हम मेमोरी को पढ़ ही रहे हैं तो जो इसका स्टोरेज होता है ना, वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि KB, TB ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और निब्बल क्या होता है, बाइट, बिट, ये सारी चीज़ें मतलब पता ही होंगी आप में से बहुत लोगों को। जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेमोरी। मैंने आपको कल बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें बिट का यूज़ किया गया था, मतलब मशीनरी जो भाषा होती है ना, जो मशीन सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है। तो 0 और 1 इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में बिट भी बोला जाता है, BIT, ठीक है। बिट को स्मॉल b से नोट करते हैं। तो जो बिट होता है ना, एक बिट, 1 बिट, ये सबसे छोटी कह सकते हैं यूनिट है मेजरमेंट की, ठीक है। 1 बिट बराबर 0,1 होता है, ठीक है। यानी ये आता है 0,1, ये सबसे छोटी है इसको मेज़र करने की, 1 बिट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 1 निब्बल। 1 निब्बल में होते हैं 4 बिट, ठीक है। ऐसे 0 1 को आप करते रहेंगे ना, 0 1 ये 1 हो गया, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो ये पूरा का पूरा जो स्टोरेज है ये कहलाएगा 1 निब्बल का, ठीक है। आपके फ़ोन में पूरा का पूरा, सपोज ये फ़ोन है, फ़ोन में बैटरी है, तो इतने का अगर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 निब्बल, ठीक है। इसके बाद आता है एक बाइट। ये बाइट है और ये बिट है, ठीक है। बाइट और बिट में कंफ्यूज मत होना, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं बिट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं BITE, कैपिटल B से शॉर्ट करते हैं इसको। तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट, ठीक है। अभी तो 4 बिट था ना, ऐसे ही 4 बिट अगर आप और ले लोगे 0 और 1 की फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा 1 बाइट, ठीक है। तो एक निब्बल में 4 बिट और एक बाइट में 8 बिट होता है। अगर आपसे इन दोनों का भी बीच का पूछेगा तो आप कैलकुलेट कर लेना। और इसके बाद जो आता है, अब हम कहाँ तक पहुँच गए, हम बिट तक पहुँच गए ना। तो उसके बाद 1024 बिट बनाते हैं 1 किलो बाइट। तो उसके बाद जो 1024 बाइट है ना, जैसे एक बाइट में तो 8 बिट है, अब बिट को भूल जाओ, अब बाइट की चांस, तो 1024 जो बाइट हैं वो 1 किलो बाइट बनाते हैं। और किलो बाइट करके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ फिर आप समझ जाओगे। किलो बाइट को बोलते हैं KB। अब आ गया ना आपको समझ में, हम बोलते हैं 1 KB, 2 KB, 1 MB, 2 MB, तो वही चीज़ें हैं। तो 1 KB में इतने बिट होते हैं, इसको मैं उल्टा करके लिख देती हूँ थोड़ा अच्छे से। 1 किलो बाइट यानी 1 KB, आप इसको फुल फॉर्म में लिखना, 1 KB में होते हैं 1024B, ठीक है। किलोबाइट से बड़ा क्या होता है बताओ फिर, मेगाबाइट यानी MB। तो 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, फिर इतने किलोबाइट, ये बढ़ते जाएगा। फिर MB के बाद फिर आता है आपका गीगाबाइट। तो 1 GB आता है ना, फिर 1 GB, 2 GB। तो 1 GB में कितनी MB होती है, 1 GB में होती है 1024 MB, ठीक है। फिर मतलब ये वही सारी चीज़ें यहाँ पर से रिपीट होती जाएंगी। आता है 1 टेराबाइट यानी TB, उसमें होती है इतनी GB, मतलब ऐसे करके ये बढ़ते रहेगा। तो एग्ज़ाम में ना आपसे वो कुछ भी पूछ देता है, एग्ज़ाम में कभी पूछेगा कि बताओ 1 MB में कितने बिट होते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना 1 MB में कितने बिट होते हैं। तो 1 MB में देखो, सबसे पहले तो 1 MB में कितने KB होते हैं, इतने KB होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको ऐसे रख लेना। फिर 1 KB में कितने बाइट होते हैं, इतना,
ठीक है, अब आपका बाइट में आ गया है। फिर आप कहेंगे कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं, हमको पता है। तो देखो ये आपका आंसर आ गया, यानी 1 MB में अगर कितने बिट पूछे गए, यानी बिट, हाँ बिट, अगर कितने बिट पूछेगा तो ये है आंसर। ठीक है, अगर बाइट पूछेगा तो यहीं पे रुक जाना आप, यहीं पे। तो ऐसे करके क्वेश्चन बना लेना। आई थिंक ये आया था क्वेश्चन इसी बार के पेपर में आ रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये आया क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में तो आया ही है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको आ गई होंगी। ये टेबल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये वाले टेबल है ना, ये वाले टेबल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे लिखा देती हूँ। सबसे छोटा है बाइट, फिर निब्बल, फिर सबसे छोटा है बिट, फिर निब्बल, फिर बाइट, फिर उसके बाद किलो बाइट यानी KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, ऐसे करके योगा बाइट तक ये चलते रहेगा। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी तो मैंने आपको बता दी क्या होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी मैं बताती हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे चार्ट पूरा कर लेती हूँ। तो सेकेंडरी मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं जो आपके फ़ोन में आपको लगानी पड़ती है एडिशनल, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है ये 2 टाइप की हैं, फ्लॉपी और SDD, ठीक है। फ्लॉपी मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। फ्लॉपी वो नहीं थी जो गोल गोल टाइप की होती थी, आप बचपन में कैसे देखते होंगे उसको लगा के, तो वही चीज़ है ये, ठीक है, वही चीज़ है फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद आता है ऑप्टिकल में CD। अब देखो इन सब के फुल फॉर्म ना एग्जाम में आ जाते हैं। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD का मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे बोलने का, बट मेरी आदत ही इतनी है। DVD का मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इलेक्ट्रिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं USB जो होता ही है, ठीक है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी क्लास है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।